आज हम एक ऐसे सफर पे निकल रहे हैं जो न्यूयॉर्क की तंग गलियों से शुरू होता है और दुनिया भर के कॉफी कप्स तक पहुंचता है। हम बात कर रहे हैं हावर्ड शुल्ट्ज की और उनकी बनाई हुई वो विशाल कॉफी कंपनी स्टारबक्स की। जी। हमने इसके लिए शुल्ट्ज की अपनी लिखी बातें, कई बिजनेस रिव्यूज और उनके सफर को करीब से देखने वाले लेखकों मतलब खंगाला है, ताकि सिर्फ कहानी नहीं उसके पीछे के सबक समझ सकें। बिल्कुल। ये महज एक कामयाबी की दास्तान नहीं है, ये कहानी है गरीबी के एहसास की, बार बार ठुकराए जाने की और एक ऐसे विजन की जिसे शुरुआत में सच कहूं तो कोई समझने को तैयार ही नहीं था। सही बात है। कैसे एक लड़का जिसके घर में कई बार बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं होती थी, उसने दुनिया के कॉफी पीने के अंदाज को ही बदल दिया। चलिए इसी की तहों में उतरते हैं। हाँ, और ये कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि ये दिखाती है कि शुरुआती संघर्ष, वो जो मुश्किलें होती हैं, कैसे किसी के अंदर एक अटूट इरादा पैदा कर सकती हैं। हमारे पास जो जानकारी है उससे पता चलता है कि शुल्ट्ज के लिए गरीबी सिर्फ एक आर्थिक स्थिति नहीं थी, वो एक गहरा भावनात्मक अनुभव था जिसने उनकी महत्वाकांक्षा को शक्ल दी। अच्छा, ये अभाव उनके लिए रुकावट नहीं बना, बल्कि शायद सबसे बड़ा ईंधन बन गया। तो आइए खोलते हैं हावर्ड शुल्ट्ज की जिंदगी की किताब और समझते हैं उन मोड़ों को जिन्होंने स्टारबक्स को वो बनाया जो आज वो है। चलिए। शुल्ट्ज का जन्म हुआ 1953 में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में। एक निम्न मध्यम वर्गीय यहूदी परिवार था। घर के हालात, जैसा हमने पढ़ा, काफी तंग थे। हाँ, उनके पिता ट्रक ड्राइवर थे, लेकिन एक गंभीर चोट लगी उन्हें, जिसके बाद वो लंबे समय तक काम नहीं कर पाए। और उस दौर में कर्मचारियों के लिए आज जैसी सुरक्षा या मुआवजे का सिस्टम भी उतना मजबूत नहीं था। बिल्कुल नहीं था। कुछ विवरणों से पता चलता है कि घर में तनाव का माहौल रहता था, पैसे की कमी साफ दिखती थी, और शुल्ट्ज ने यह महसूस किया कि उनके पिता में प्रतिभा और क्षमता तो थी, लेकिन व्यवस्था ने उन्हें वो सम्मान, वो अवसर नहीं दिया। हाँ, ये अनुभव उनके दिमाग में शायद बहुत गहरे बैठ गए। बिल्कुल। शुल्ट्ज ने बाद में कहा भी, और ये उनकी आत्मकथा में प्रमुखता से आता है, मैंने अपने पिता को टूटते हुए देखा और मैंने कसम खाई कि मैं उस दुनिया का हिस्सा नहीं बनूंगा। उनका वो मशहूर वाक्य ना, मैं दोबारा गरीब नहीं होना चाहता था। ये सिर्फ पैसे की इच्छा नहीं थी, ये सम्मान की बात थी, सुरक्षा की, और अपने कर्मचारियों के लिए एक बेहतर माहौल बनाने का संकल्प था। अच्छा, शायद यहीं से उनके मन में वो बीज पड़ा जिसने बाद में स्टारबक्स की वो कर्मचारी केंद्रित नीतियां, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस देना, जो उस वक्त रिटेल सेक्टर में आम नहीं था बिल्कुल भी। बिल्कुल। इस मुश्किल माहौल से निकलने का पहला जरिया उनके लिए बना खेल, फुटबॉल। हाँ, फुटबॉल। फुटबॉल में उनकी काबिलियत ने उन्हें नॉर्दर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी में एथलेटिक्स स्कॉलरशिप दिलाई और वो अपने परिवार में कॉलेज जाने वाले पहले सदस्य थे। ये बड़ी बात थी उनके लिए। हाँ, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी। एक नई दुनिया का दरवाजा खुला। पढ़ाई के बाद उन्होंने कुछ सेल्स जॉब्स की, जैसे ज़ेरॉक्स में भी काम किया। सफल तो थे, पर शायद कुछ बड़ा करने की तलाश अभी भी बाकी थी। और फिर उनकी नजर पड़ी सियाटल की एक छोटी सी कंपनी पर, स्टारबक्स कॉफी टी एंड स्पाइस। वो उसके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव थे। अच्छा, वो पहले से जुड़े नहीं थे? नहीं, वो दूसरी कंपनी में थे जो स्टारबक्स को सामान बेचती थी। ये 1981 की बात है। उस वक्त स्टारबक्स के सिर्फ 4 स्टोर थे और वो मेनली उच्च गुणवत्ता वाली कॉफी बीन्स भून कर बेचते थे। डार्क रोस्ट खासतौर पर, जो उस समय अमेरिका में ज्यादा चलन में नहीं था। वो कॉफी बनाने के उपकरण भी बेचते थे, पर पीने के लिए तैयार कॉफी नहीं। ये कॉफी के पारखी लोगों की दुकान थी, ऐसा समझ लीजिए। हाँ। शुल्ट्ज इस बात से बहुत प्रभावित हुए कि ये छोटी सी कंपनी उनसे इतनी ज्यादा मात्रा में खास तरह के कॉफी मेकर्स क्यों खरीद रही है। उन्हें लगा कि यहाँ कुछ तो खास हो रहा है। तो वो खुद सियाटल गए ये देखने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। जी। और कहते हैं कि जैसे ही वो स्टारबक्स के स्टोर में घुसे, वो कॉफी की महक, बीन्स की क्वालिटी और जो संस्थापक थे उनके जुनून ने उन्हें मोह लिया। उन्होंने तय कर लिया कि उन्हें इसी कंपनी के साथ काम करना है। काफी कोशिशों के बाद 1982 में वो स्टारबक्स में मार्केटिंग और ऑपरेशंस के डायरेक्टर बन गए। हाँ, डायरेक्टर के तौर पर शामिल हो गए, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तो अभी आना बाकी था। बिल्कुल। हाँ, वो मोड़ आया 1983 में, जब स्टारबक्स ने उन्हें इटली भेजा, मिलान शहर, एक ट्रेड शो के लिए। अच्छा, इटली? हाँ, और वहां उन्होंने जो देखा उसने उनका नजरिया ही बदल दिया हमेशा के लिए। उन्होंने देखा कि इटली में कॉफी बार सिर्फ कॉफी पीने की जगह नहीं है। वो लोगों के रोजमर्रा के जीवन का एक केंद्र है, एक तरह से सोशल हब है। सुबह काम पे जाने से पहले एस्प्रेसो पीना, दोपहर में दोस्तों से मिलना, शाम को आराम करना। एक सामाजिक अड्डा,
एक सामुदायिक स्थान। बिल्कुल वही। उन्होंने वहाँ के कैफे का माहौल देखा, जो बरिस्ता था उसका ग्राहकों से रिश्ता, बातचीत का वो शोर, कॉफी बनाने की कला, एक पूरा एक्सपीरियंस था वो। हाँ, एक वाइब थी। उन्हें लगा कि अमेरिका में ऐसी कोई जगह ही नहीं है। वहाँ कॉफी या तो घर पर पी जाती थी या फिर वो सस्ते वाले डिनर्स में, जहाँ माहौल पर कोई ध्यान नहीं होता था। सही। शुल्स को लगा कि स्टारबक्स सिर्फ अच्छी कॉफी बीन्स बेचकर एक बहुत बड़ा मौका गंवा रहा है। वो इटली के इस कॉफी बार अनुभव को अमेरिका लाना चाहते थे। ये एक क्रांतिकारी विचार था उस समय के लिए। वो सिर्फ प्रोडक्ट यानी कॉफी बीन से हटकर अनुभव बेचने की बात कर रहे थे। वो समझ गए थे कि लोग सिर्फ कॉफी नहीं खरीदेंगे, वो उस माहौल के लिए, उस जुड़ाव के लिए, उस एक्सपीरियंस के लिए पैसे देंगे, जिसे बाद में थर्ड प्लेस कहा गया। थर्ड प्लेस, घर और काम के बाद तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जगह। एग्जैक्टली। ये सिर्फ कॉफी बेचना नहीं था, ये एक नया सामाजिक रिवाज बनाने जैसा था। बहुत बड़ा विजन था ये। लेकिन जब शोल्स में ये आइडिया स्टारबक्स के मूल संस्थापकों जेरी बाल्डविन, जेव सीगल और गॉर्डन बोकर के सामने रखा तो उन्हें कह सकते निराशा हाथ लगी। हाँ बिल्कुल। विश्लेषकों का मानना है कि संस्थापकों को डर था कि कैफे चलाने से उनका जो मुख्य काम है यानी बेहतरीन कॉफी बीन्स बेचना, वो कहीं पीछे ना छूट जाए। अच्छा, उन्हें फोकस का डर था। हाँ, उन्हें लगता था कि ये रेस्टोरेंट बिजनेस है, ये बहुत जटिल है, इसमें ज़्यादा पैसा लगेगा और ये उनके मूल मिशन से भटकाव होगा। वो कॉफी के शुद्धतावादी थे, अनुभव बेचने वाले नहीं। तो शोल्स बहुत निराश हुए होंगे। जाहिर है, उन्हें अपने विजन पर इतना यकीन था कि ये ना सुनना उनके लिए बड़ा झटका था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1985 में उन्होंने स्टारबक्स छोड़ दिया। हाँ, और अपना सपना पूरा करने के लिए खुद की कंपनी शुरू की, जिसका नाम रखा इल जोर्नाले। इटालियन नाम। ये नाम उनके इटालियन कैफे विजन को दिखाता था। उन्होंने स्टारबक्स से कुछ प्रमुख लोगों को भी अपने साथ ले लिया था। अच्छा, यहीं से फिर शुरू हुआ उनका असली संघर्ष, खासकर पैसों को लेकर। बिल्कुल, फंडिंग। उन्हें अपने इस नए कैफे कॉन्सेप्ट के लिए फंडिंग जुटानी थी और ये आसान नहीं था। सोचकर ही हैरानी होती है, उन्हें 242 निवेशकों के दरवाजे खटखटाने पड़े। 242? और इनमें से 217 ने उन्हें साफ मना कर दिया। जरा इस आंकड़े पर गौर करें, 217 बार नहीं सुनना। बाप रे। ये सिर्फ बिजनेस प्लान का रिजेक्शन नहीं था, ये उनके पूरे विजन पर सवाल था। हाँ, ये वो दौर था जो किसी भी उद्यमी की हिम्मत तोड़ सकता है। कई निवेशकों को समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई अमेरिकी लोग एक कप कॉफी के लिए ज्यादा पैसे क्यों देंगे। हाँ, जब घर पर सस्ती बन सकती है। बिल्कुल। उन्हें वो अनुभव या थर्ड प्लेस का कॉन्सेप्ट ही पल्ले नहीं पड़ रहा था। कुछ सूत्रों में जिक्र है कि शुल्ट्ज इतने जुनूनी थे कि वो संभावित निवेशकों को अपने छोटे से ऑफिस या कभी-कभी घर बुलाकर खुद एस्प्रेसो बनाकर पिलाते थे। अच्छा? हाँ, ताकि वो उस अनुभव को महसूस करा सकें। ये उनकी लगन और विश्वास की इंतहा थी। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। वो जरूरी $1.6 मिलियन जुटाने में कामयाब रहे। हाँ, कुछ शुरुआती निवेशकों ने भरोसा दिखाया, जैसे बिल गेट्स सीनियर का भी नाम आता है। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट वाले बिल गेट्स के पिता। जी। इल जोर्नाले के पहले स्टोर खुले और वो सफल भी रहे। उन्होंने साबित कर दिया कि उनका कॉन्सेप्ट काम करता है। और फिर 1987 में कहानी में एक और बड़ा नाटकीय मोड़ आया। हाँ, एक ट्विस्ट आया। स्टारबक्स के जो मूल मालिक थे, वो अपनी कंपनी बेचना चाहते थे। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो एक दूसरी कॉफी कंपनी थी, पीट्स कॉफी, उस पर ध्यान देना चाहते थे। तो शुल्ट्ज को यहाँ एक मौका नजर आया। उसी स्टारबक्स को खरीदने का? हाँ, उन्होंने अपने निवेशकों की मदद से $3.8 मिलियन में उसी स्टारबक्स कंपनी को खरीद लिया, जिसने कभी उनके आइडिया को ठुकरा दिया था। वाह, मतलब घूम फिर कर वहीं आ गए। बिल्कुल। उन्होंने फिर एल जोर्नाले का नाम बदलकर स्टारबक्स कर दिया और अब वो अपने विजन को पूरी तरह लागू करने के लिए आजाद थे। खरीदने के बाद उन्होंने तेजी से बदलाव किए होंगे फिर? बहुत तेजी से। स्टारबक्स अब सिर्फ बीन बेचने वाली दुकान नहीं रही। स्टोर्स का डिजाइन बदला, आरामदायक बैठने की जगह बनाई, बैकग्राउंड में संगीत शुरू किया, माहौल बनाया पूरा। हाँ, और मेन्यू में वो एस्प्रेसो आधारित ड्रिंक्स जैसे लैटे, कैपुचिनो वो सब शामिल किए, जो इटालियन अनुभव का हिस्सा थे। उन्होंने बरिस्ता को ट्रेनिंग दी ताकि वो सिर्फ कॉफी ना बनाए, ग्राहकों से जुड़े भी। ये पूरी तरह से थर्ड प्लेस बनाने की कवायद थी। हाँ, और ये थर्ड प्लेस का कॉन्सेप्ट उस समय अमेरिका के सामाजिक माहौल में बिल्कुल फिट बैठा शायद। बिल्कुल। लोग ज्यादा व्यस्त हो रहे थे, वो सामुदायिक जुड़ाव कम हो रहा था और उन्हें घर और ऑफिस के अलावा एक ऐसी जगह की जरूरत महसूस हो रही थी जहां वो आराम से मिल सकें,
काम कर सकें या बस अकेले वक्त बिता सकें। स्टारबक्स ने वो जरूरत पूरी कर दी। एग्जैक्टली लोग सिर्फ $3-4 की कॉफी नहीं खरीद रहे थे, वो उस माहौल के लिए, उस अपनेपन के लिए, उस स्टारबक्स फीलिंग के लिए आ रहे थे। और कंपनी ने तो फिर रॉकेट की रफ्तार से तरक्की की। 1992 में स्टारबक्स पब्लिक कंपनी बन गई, आईपीओ आ गया। हाँ, आईपीओ आ गया। इसके बाद तो जैसे स्टोर्स का जाल सा बिछ गया, पहले पूरे अमेरिका में, फिर दुनिया भर में, जापान, चीन, यूरोप, हर जगह। आज स्टारबक्स की पहचान सिर्फ एक कॉफी कंपनी की नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड की है, जिसके हजारों स्टोर 80 से ज्यादा देशों में हैं। ब्रुकलिन की उन तंग गलियों से निकलकर यहाँ तक पहुँचना वाकई कमाल है। बिल्कुल, और इस सफर से सीखने को बहुत कुछ मिलता है, देखा जाए तो। हाँ, क्या खास बातें निकलकर आती हैं? पहला तो एक स्पष्ट और मजबूत विजन का महत्व। शुल्ट्ज को पता था कि वो क्या बनाना चाहते हैं और वो उससे बिल्कुल पीछे नहीं हटे। दूसरा, दृढ़ता और लगन, मतलब 217 बार नहीं सुनने के बाद भी टिके रहना। ये असाधारण है। सही बात है। तीसरा, असफलता को सीखने का मौका समझना। हर रिजेक्शन ने शायद उनके संकल्प को और मजबूत ही किया होगा। चौथा, सही समय पर सही जरूरत को पहचानना। उन्होंने थर्ड प्लेस की उस जरूरत को समझा जिसे शायद लोग खुद भी ठीक से बयान नहीं कर पा रहे थे। और वो कर्मचारियों वाली बात भी। हाँ, पांचवा, कर्मचारियों को महत्व देना। उनकी वो नीतियां, जैसे हेल्थ केयर और स्टॉक ऑप्शन, जिसे वो बीन स्टॉक कहते थे, बीन स्टॉक, हाँ, वो उस समय के हिसाब से काफी प्रगतिशील थी और इसने कर्मचारियों में वफादारी पैदा की। सही। हार्वर्ड शुल्ट्ज की कहानी ये भी दिखाती है कि उद्यमिता सिर्फ एक अच्छा आइडिया होना नहीं है, बल्कि उस आइडिया को हकीकत बनाने के लिए लगातार जूझना है, लड़ना है। बिल्कुल, अगर वो अपनी शुरुआती मुश्किलों या उन निवेशकों के रिजेक्शन को अंतिम मान लेते, तो आज शायद हम कॉफी को उस तरह से नहीं पी रहे होते जैसे पीते हैं। हाँ, शायद नहीं। उन्होंने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई, एक पूरी संस्कृति को प्रभावित किया। ये सच है, उन्होंने कॉफी को एक कमोडिटी से एक अनुभव में बदल दिया। हाँ, ये भी मानना पड़ेगा कि स्टारबक्स की तेज ग्रोथ और वैश्विक विस्तार की आलोचनाएं भी हुई हैं। हाँ, वो भी हैं। जैसे स्थानीय कैफे पर असर पड़ा, मानकीकरण के आरोप लगे, ये सब भी कहानी का हिस्सा है, जैसा कि कुछ विश्लेषणों में बताया गया है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शुल्ट्ज ने बिजनेस और समाज दोनों पर गहरा असर डाला है। तो हमने देखा कि कैसे शुल्ट्ज ने लोगों को घर और काम के अलावा एक तीसरी जगह दी। ये उनके बिजनेस मॉडल का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ था। बिल्कुल, और यही हमें आज के दौर के लिए एक दिलचस्प सवाल पर लाता है। शुल्ट्ज ने 80 और 90 के दशक की जरूरत को पहचाना। आज की दुनिया बहुत बदल गई है। हम डिजिटल रूप से तो शायद पहले से कहीं ज्यादा जुड़े हुए हैं, लेकिन शायद भावनात्मक और सामाजिक रूप से उतने ही कटे हुए भी। हाँ, ये बात तो है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज लोगों को किस तरह की तीसरी जगह या किस नए अनुभव की तलाश है। क्या वो कोई फिजिकल जगह होगी, कोई ऑनलाइन कम्युनिटी होगी, या कुछ बिल्कुल अलग? वो कौन सी अनकही जरूरत है जिसे कोई अगला हार्वर्ड शुल्ट्ज पहचान कर कुछ नया रच सकता है? इस पर गौर करने लायक है।